अंधेरे का मेहमान। पहला अध्याय। पुराना घर, छोटा शहर शांत था, मानो समय वहां ठहर गया हो। शहर के किनारे घने जंगल के बीच में एक पुराना घर खड़ा था। स्थानीय लोग इस घर के बारे में बहुत कम बात करते थे, क्योंकि इसका इतिहास अंधेरे में डूबा हुआ था। घर का नाम था ब्लैकवुड मैंशन। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह घर प्रेतवाधित है। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, रोने की आवाज और कभी-कभी दूर से गुनगुनाने की आवाज, मानो कोई गा रहा हो। घर डरावना लगता था। इसकी दीवारों पर जमी हुई गंदगी, टूटी हुई खिड़कियां और छत पर लटकती हुई बेलें घर को और भी भयानक बना देती थी। घर के सामने के बगीचे में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि कई साल पहले एक लड़की ने उसमें कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही घर प्रेतवाधित हो गया था। दूसरा अध्याय। नए रहने वाले। एक दिन शहर में एक नया परिवार आता है। वे शहर के बाहर से थे और उन्होंने ब्लैकवुड मैंशन खरीद लिया। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था अरियान और लड़की का नाम था रिया। उन्हें घर के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें केवल इतना पता था कि घर बहुत सस्ते में मिल गया है। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था। घर पुराना था, लेकिन काफी बड़ा और सुंदर था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ अजीब घटनाएं दिखाई देने लगी। रात के समय उन्हें रोने की आवाज सुनाई देती, मानो कोई रो रहा हो। खिड़की से वे छाया देखते, मानो कोई घर के आसपास घूम रहा हो। अरियान एक रात जाग कर देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला है और दरवाजे के पास एक छाया खड़ी है। वह चिल्लाता है और छाया गायब हो जाती है। तीसरा अध्याय। कुएं का रहस्य। एक दिन रिया घर के बगीचे में खेलते हुए कुएं के पास जाती है। कुआं बहुत डरावना लगता था, लेकिन उसे उसमें कुछ आकर्षण महसूस होता है। वह कुएं के पास जाकर देखती है कि कुएं के अंदर कुछ हिल रहा है। वह नीचे देखती है और देखती है कि एक हाथ कुएं के अंदर से बाहर आ रहा है, मानो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। रिया चिल्लाती है और उसका परिवार उसे बचा लेता है। इस घटना के बाद परिवार को समझ आता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। वे स्थानीय पुस्तकालय जाते हैं और इतिहास खोजने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि कई साल पहले घर के मालिक एक अमीर व्यापारी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम लिली था। लिली बहुत सुंदर और प्यारी लड़की थी, लेकिन वह बहुत अकेली महसूस करती थी। उसके पिता उसे बहुत कम समय देते थे और लिली धीरे धीरे उदास हो गई। एक दिन उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। चौथा अध्याय। लिली की आत्मा। परिवार को समझ आता है कि घर में लिली की आत्मा अभी भी मौजूद है। वे स्थानीय एक साधु को बुलाते हैं जो आत्माओं से संपर्क कर सकता है। साधु घर आता है और एक सत्र आयोजित करता है। सत्र के दौरान वे लिली की आत्मा से बात करते हैं। लिली कहती है कि वह बहुत अकेली महसूस करती है और वह नहीं चाहती कि कोई उसके घर में रहे। वह चाहती है कि सब लोग चले जाएं ताकि वह शांति से रह सके। परिवार बहुत डर जाता है, लेकिन वे नहीं चाहते कि घर छोड़कर जाए। वे लिली की आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं। वे रोज कुएं के पास फूल चढ़ाते हैं और लिली के लिए प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं कम होने लगती हैं। 5वां अध्याय। अंतिम समाधान। लेकिन एक दिन अरियान रात में जागता है और देखता है कि लिली की आत्मा उसके कमरे में खड़ी है। लिली कहती है कि वह अभी भी अकेली महसूस करती है और वह चाहती है कि अरियान उसके साथ चले। अरियान बहुत डर जाता है, लेकिन वह लिली से कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। लिली कहती है कि अगर अरियान उसके लिए एक विशेष अनुष्ठान आयोजित करे तो वह शांति पा सकती है। परिवार फिर से साधु को बुलाता है और वे एक विशेष अनुष्ठान आयोजित करते हैं। अनुष्ठान के दौरान लिली की आत्मा कहती है कि अब वह शांति पा लेगी और वह चली जाएगी। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद घर पूरी तरह से शांत हो जाता है। परिवार को समझ आता है कि लिली अब चली गई है और घर अब सुरक्षित है। लिली का अतीत। लिली की आत्मा को शांति मिल गई थी, ऐसा लगता था, लेकिन कुछ दिनों बाद परिवार को फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। इस बार घटनाएं और भी भयानक थी। रिया के कमरे में रात के समय कोई उसके पैरों पर हाथ फेरता है।
आर्यन की किताबें अपने आप पलटने लगती हैं और घर की रसोई में चूल्हा अपने आप जल उठता है। परिवार को समझ आता है कि लिली अकेली नहीं है, इस घर में कुछ और भी है। एक दिन आर्यन घर की पुरानी अटारी में जाता है जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। अटारी में वह एक पुरानी डायरी ढूंढता है। यह डायरी लिली की थी। डायरी पढ़ते हुए आर्यन को पता चलता है कि लिली सिर्फ उदास नहीं थी, वह अपने पिता के हाथों प्रताड़ना का शिकार थी। लिली के पिता, जो एक अमीर व्यापारी थे, वे अपनी बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। लिली ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं और नहीं सह सकती, यह घर मेरे लिए एक जेल है। मैं चाहती हूं कि यहां हर कोई मेरी तरह दर्द झेले। आर्यन डायरी पढ़कर सिहर उठता है। उसे समझ आता है कि लिली की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वह अभी भी इस घर में फंसी हुई है और वह चाहती है कि दूसरे भी उसकी तरह दर्द झेलें। बस 7वां अध्याय, नया मेहमान। एक दिन घर में एक नया मेहमान आता है। वह आर्यन का दोस्त था, नील। नील को घर के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वह भूत प्रेत की बातों में बहुत दिलचस्पी रखता था। वह घर आते ही कहता है, मैंने सुना है कि इस घर में भूत है, मैं इसे साबित करना चाहता हूं। नील घर में रहने लगता है और वह रात के समय भूतिया जांच शुरू कर देता है। वह एक वॉइस रिकॉर्डर लेकर घर के अलग अलग हिस्सों में जाता है और ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन, रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। एक रात नील अटारी में जाता है जहां लिली की डायरी मिली थी। वह वहां बैठकर ईवीपी रिकॉर्डिंग शुरू करता है। अचानक नील को लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। वह डर जाता है, लेकिन फिर वह फिर से सुनता है, नील यहां आओ। वह वॉइस रिकॉर्डर चेक करता है, लेकिन उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ होता। उसे समझ आता है कि वह सीधे आत्मा से बात कर रहा है। नील अटारी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि सीढ़ियां गायब हो गई हैं। वह अटारी में फंस जाता है और उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वह चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। आखिरकार वह अटारी से कूदकर नीचे गिरता है और उसका पैर टूट जाता है। और बस 8वां अध्याय, घर का गुप्त रहस्य। नील की घटना के बाद परिवार को समझ आता है कि यह घर सिर्फ नीली की आत्मा से प्रेतवादित नहीं है, यहाँ कुछ और भी है। वे घर के गुप्त रहस्य को खोजने का फैसला करते हैं। वे घर के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा ढूंढते हैं जो कई सालों से बंद था। दरवाजा खोलने के बाद वे एक गुप्त कमरा ढूंढते हैं। कमरे में पुराने फर्नीचर, किताबें और एक बड़ा आईना था। आईना बहुत ही अजीब था। यह सामान्य दिखता था, लेकिन इसके अंदर कुछ था। जब वे आईने की ओर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आईने में उनकी परछाई नहीं है। बजाय इसके वे देखते हैं कि आईने के अंदर से एक लड़की उनकी ओर देख रही है। वह लड़की लिली नहीं थी, वह कोई और थी। परिवार को समझ आता है कि इस घर में लिली से भी ज्यादा भयानक कुछ है। वे स्थानीय पुस्तकालय जाते हैं और घर के पुराने रिकॉर्ड खोजते हैं। उन्हें पता चलता है कि कई साल पहले इस घर में एक लड़की गायब हो गई थी। उसका नाम एमिली था। एमिली लिली की दोस्त थी और वह इस घर में आई थी, लेकिन कभी वापस नहीं गई। स्थानीय लोगों का मानना था कि एमिली को इसी घर में मार दिया गया था। पर 9वां अध्याय, एमिली की आत्मा। परिवार को समझ आता है कि एमिली की आत्मा अभी भी इस घर में है और वह लिली से भी ज्यादा भयानक है। वे फिर से साधु को बुलाते हैं, लेकिन इस बार साधु कहता है कि एमिली की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसे शांत करना आसान नहीं होगा। एमिली की आत्मा घर में आतंक फैलाने लगती है। घर की दीवारों से खून बहने लगता है और रात के समय घर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। परिवार को समझ आता है कि उनके पास घर छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन वे नहीं चाहते कि घर छोड़कर जाएं। वे एमिली की आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं। वे घर में एक विशेष अनुष्ठान आयोजित करते हैं जहां वे एमिली की आत्मा से बात करते हैं। एमिली कहती है कि वह शांति पाएगी अगर उसकी हत्या का रहस्य सुलझ जाए। जवरा 10वां अध्याय, हत्या का रहस्य। परिवार एमिली की हत्या का रहस्य सुलझाने का फैसला करता है। वे घर के पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज खोजते हैं।
उन्हें पता चलता है कि एमिली को लिली के पिता ने मारा था। लिली के पिता ने एमिली को घर में बुलाया था और उसे मारकर घर के गुप्त कमरे में छिपा दिया था। इस रहस्य को सुलझाने के बाद परिवार एमिली की आत्मा को शांत करने की कोशिश करता है। वे घर में एक अंतिम अनुष्ठान आयोजित करते हैं जहां वे एमिली की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठान के अंत में एमिली की आत्मा कहती है कि अब वह शांति पालेगी और वह चली जाएगी। डरमर बाई बर्मी, भावनाएं और रोमांच। इस कहानी में भावनाओं को जोड़कर इसे और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। लिली और एमिली की आत्माओं के दर्द, उनकी पीड़ा और उनकी अधूरी इच्छाओं को गहराई से दर्शाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच डर, चिंता और एक दूसरे के प्रति प्यार को भी उजागर किया जा सकता है। नील का साहस और उसकी जिज्ञासा और अरियान की अपने परिवार की रक्षा करने की इच्छा, ये सभी तत्व कहानी को और भी मार्मिक बना सकते हैं। कहानी के अंत में जब एमिली की आत्मा शांति पाती है तो परिवार को एक राहत महसूस होती है, लेकिन उन्हें यह एहसास भी होता है कि इस घर का अंधेरा उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यह अंत उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ता है और पाठकों को भी सोचने पर मजबूर करता है। 11वां अध्याय, नए चरित्र का आगमन। एमिली की आत्मा को शांति मिल गई थी, ऐसा लगता था, लेकिन घर अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। परिवार घर में रहने लगा, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी बनी रही। एक दिन घर में एक नया चरित्र आता है, एक युवा इतिहासकार जिसका नाम अरुण है। अरुण स्थानीय विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता है और वे ब्लैकवुड मैंशन के इतिहास पर शोध करने आए हैं। अरुण घर के इतिहास के प्रति बहुत उत्साहित है। वे परिवार को बताते हैं कि वे घर के पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज खोजना चाहते हैं ताकि वे घर का पूरा इतिहास जान सके। परिवार उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वे उन्हें चेतावनी देते हैं कि घर में अजीब घटनाएं होती हैं। अरुण घर में रहने लगते हैं और वे घर के हर कोने को खोजना शुरू कर देते हैं। वे घर की अटारी, गुप्त कमरे और यहां तक कि घर के नीचे स्थित एक पुराने तहखाने को भी ढूंढ निकालते हैं। तहखाने में जाकर वे एक पुराना ट्रंक ढूंढते हैं जो कई सालों से बंद पड़ा था। 12वां अध्याय, ट्रंक का रहस्य। अरुण ट्रंक को खोलते हैं और उसके अंदर वे कई पुरानी चीजें ढूंढते हैं। पुराने कपड़े, किताबें और एक डायरी। डायरी लिली के पिता की थी। डायरी पढ़ते हुए अरुण को पता चलता है कि लिली के पिता सिर्फ अपनी बेटी को प्रताड़ित नहीं करते थे, वे एक अंधेरी शक्ति से जुड़े हुए थे। वे काले जादू का अभ्यास करते थे और उन्होंने घर को एक शक्तिशाली शराब के अधीन कर दिया था। अरुण को समझ आता है कि यह घर सिर्फ लिली और एमिली की आत्माओं से प्रेतवादित नहीं है। यहाँ एक अंधेरी शक्ति है जो घर को नियंत्रित कर रही है। वे परिवार को बताते हैं कि उन्हें घर छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं होता। वे चाहते हैं कि घर को शांत किया जाए। 13वां अध्याय, अंधेरी शक्ति का सामना। अरुण और परिवार घर को शांत करने की कोशिश करते हैं। वे स्थानीय मंदिर से एक पुजारी को बुलाते हैं जो काले जादू और श्राप के बारे में जानता है। पुजारी घर आता है और एक विशेष पूजा का आयोजन करता है और वह घर में मौजूद अंधेरी शक्ति से संपर्क करने की कोशिश करता है। पूजा के दौरान घर में भयानक घटनाएं होती है। दीवारों से खून बहने लगता है और घर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती है। पुजारी कहता है कि घर में एक शक्तिशाली अंधेरी शक्ति है और इसे शांत करना बहुत मुश्किल होगा। पुजारी एक विशेष मंत्र का जाप करता है और वह घर में मौजूद अंधेरी शक्ति से बात करता है। अंधेरी शक्ति कहती है कि वह घर को नहीं छोड़ेगी क्योंकि वह घर से जुड़ चुकी है। पुजारी को समझ आता है कि घर को शांत करने का एकमात्र तरीका है कि इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। नागपुर। 14वां अध्याय, अंतिम समाधान। परिवार को समझ आता है कि घर को नष्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वे घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं और घर में आग लगा देते हैं। आग जलने लगती है और घर धीरे धीरे राख में बदल जाता है। आग बुझने के बाद परिवार और अरुण घर के खंडहर की ओर देखते हैं। वे देखते हैं कि घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी
उन्हें एक अजीब सी अनुभूति होती है। उन्हें समझ आता है कि घर का श्राप अभी भी मौजूद है और यह उनके साथ चला आया है। भावनाएं और रोमांच। इस कहानी में भावनाओं को जोड़कर इसे और भी रोमांचक बनाया जा सकता है। अरुण की जिज्ञासा और उसका घर के रहस्य को उजागर करने का जुनून, परिवार के सदस्यों के बीच डर और चिंता, और अंधेरी शक्ति के सामने उनकी असहायता, ये सभी तत्व कहानी को और भी मार्मिक बना सकते हैं। जब घर जलकर राख हो जाता है तो परिवार को एक राहत महसूस होती है, लेकिन उन्हें यह एहसास भी होता है कि घर का अंधेरा उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यह अंत उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ता है और पाठकों को भी सोचने पर मजबूर करता है। भावनात्मक पहलू। अरुण की जिज्ञासा। अरुण घर के रहस्य को जानने के लिए बेताब है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वह किस खतरे में पड़ रहा है। उसकी जिज्ञासा और साहस उसे घर के अंधेरे रहस्यों तक ले जाती है। परिवार का डर। परिवार के सदस्यों के मन में डर और चिंता बनी रहती है। वे जानते हैं कि घर में कुछ गलत है, लेकिन वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। उनकी भावनाएं उन्हें घर के साथ जोड़े रखती हैं। अंधेरी शक्ति का सामना। जब पुजारी अंधेरी शक्ति से बात करता है तो उसकी आवाज में डर और सम्मान दोनों झलकता है। वह जानता है कि यह शक्ति उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इन भावनाओं को जोड़कर कहानी को और भी गहरा और रोमांचक बनाया जा सकता है। 15वां अध्याय, नई शुरुआत। घर का जलकर राख हो जाने के बाद परिवार और अरुण ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वे शहर के बाहर एक छोटे से गांव में चले गए, जहां उन्हें उम्मीद थी कि वे घर के श्राप से मुक्ति पालेंगे, लेकिन वे गलत थे। गांव में रहने के पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिर से अजीब घटनाओं को महसूस करना शुरू किया। रिया के कमरे में रात के समय कोई उसके पैरों पर हाथ फेरता, आर्यन की किताबें खुद ब खुद पलटने लगती और घर के रसोई घर में चूल्हा बिना किसी कारण के जल उठता। परिवार को यह समझ में आने लगा कि घर का श्राप उनके साथ ही चला आया है। 16वां अध्याय, गांव का रहस्य। गांव देखने में बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा और अंधकारमय रहस्य छिपा हुआ था। गांव के लोग बहुत कम बात करते थे और वे नए लोगों के प्रति संदेह की नजर से देखते थे। परिवार ने गांव का इतिहास जानने का फैसला किया और उन्होंने पाया कि यह गांव कई साल पहले एक भयानक घटना का गवाह बना था। गांव के एक बुजुर्ग आदमी रामेश्वर ने परिवार को बताया कि बहुत साल पहले गांव में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उस लड़की का नाम मीरा था और वह बहुत सुंदर और प्यारी थी, लेकिन गांव के लोग उसे अपदेवता मानते थे क्योंकि वह बहुत रहस्यमयी थी। एक दिन गांव वालों ने उसे एक पेड़ से लटकाकर मार डाला और तब से गांव पर श्राप आ गया। 17वां अध्याय, मीरा की आत्मा। परिवार को यह एहसास हुआ कि गांव में मीरा की आत्मा अभी भी मौजूद है और वह घर के श्राप से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक स्थानीय साधु को बुलाया जो आत्माओं से संपर्क कर सकते थे। साधु गांव में आकर एक विशेष अनुष्ठान आयोजित करते हैं और वह मीरा की आत्मा से बात करते हैं। मीरा की आत्मा कहती है कि वह बहुत अकेली महसूस करती है और वह नहीं चाहती कि कोई और उसके गांव में रहे। वह चाहती है कि सभी लोग यहां से चले जाएं ताकि वह शांति से रह सके। साधु कहते हैं कि मीरा की आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका है कि उसके लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाए। 18वां अध्याय, अंतिम अनुष्ठान। परिवार और गांव के लोग मिलकर मीरा की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान आयोजित करते हैं। अनुष्ठान के दौरान मीरा की आत्मा कहती है कि अब वह शांति पाएगी और वह चली जाएगी। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद गांव पूरी तरह से शांत हो जाता है। परिवार को यह समझ में आता है कि वे अब पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। वे गांव में रहने लगे और एक नई शुरुआत की। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनके जीवन में कोई अंधकारमय शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। 19वां अध्याय, नई उम्मीद। परिवार गांव में रहने लगा और उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वे गांव के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं और गांव के विकास में मदद करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनके जीवन में कोई अंधकारमय शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, लेकिन वे गलत थे। एक दिन
रिया गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर पाती है। उस पत्थर पर एक अजीब सा चिन्ह था जो घर के गुप्त कमरे के आईने जैसा दिखता था। रिया उस पत्थर को छूते ही एक अजीब सी शक्ति महसूस करती है। वह समझ जाती है कि घर का श्राप अभी भी उनके साथ है और ये उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। 20वां अध्याय। शाश्वत श्राप। परिवार को यह समझ में आता है कि घर का श्राप उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वे गांव में रहने लगे, लेकिन वे हमेशा सतर्क रहते थे। वे उम्मीद करते थे कि एक दिन वे पूरी तरह से मुक्ति पा लेंगे, लेकिन वे जानते थे कि वह दिन कभी नहीं आएगा।